Good morning everyone, this is Nazia Kamar. Today I am here to present a very important topic, the plant tissue culture and its technique. So basically the plant tissue culture is in vitro cultivation of plant cell or tissue under aseptic and controlled environmental condition in liquid or on semi-solid well-defined nutrient medium for the production of primary and secondary metabolite or to regenerate plant. And this tissue culture relies on three fundamental abilities of plant. These are totipotency, de-differentiation and competency. प्लांट टिश्यू कल्चर में हम क्या करते हैं कि किसी भी प्लांट का कोई भी पोर्शन डिफाइंड पोर्शन लेकर उसको हम कल्चर मीडिया जो कि क्या है सिंथेटिकली हम लैब में प्रिपेयर करते हैं, उस एक्स प्लांट को उस कल्चर मीडिया में रखकर और फिर बाकी का टेम्परेचर और हार्मोन के थ्रू कंडीशन सारी कंट्रोल करने के बाद किसी भी एक्स प्लांट से एक नया प्लांट बनाते हैं। और इस पूरी प्रोसेस में एक बीच में एक अनडिफरेंशिएट मास बनता है टिश्यूज़ का, जिसको कैलस बोलते हैं। सिर्फ प्लांट सेल की अंतर ये कंपैटिबिलिटी है कि वो क्या करता है, डी डिफ्रेंशिएशन करता है और वो टोटिपोटेंसी शो करता है। टोटिपोटेंसी मीन्स सेल हैविंग द कैपेसिटी टू डिफ्रेंशिएट इनटू अ न्यू प्लांट और डेवलप इनटू अ न्यू प्लांट। जो कॉन्सेप्ट है टोटिपोटेंसी का सबसे पहले हेबरलैंड ने दिया और सबसे पहले गॉथर्ड, नॉपकॉर्ड और वेयर ने सेल को अलग किया और उसको ज़िंदा भी रखा, लेकिन वो उससे डेवलप नहीं कर पाए कैलस। टिश्यू कल्चरिंग के लिए सबसे पहले हमें चाहिए एक कल्चर मीडिया, मतलब एक ऐसा मीडिया जिसमें हम प्लांट को ग्रो कराएंगे, क्योंकि हम ये इन विट्रो कंडीशन है तो सारी की सारी जितनी भी परसेंटाइल है उस कल्चर मीडिया में जो भी इंग्रेडिएंट हम डाल रहे हैं हमें पता होना चाहिए। तो कोई भी कल्चर मीडिया है उसमें जो है इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सप्लीमेंट की परसेंटेज डिफाइंड होती है। जो यूजुअली यूज़ होने वाला मीडिया है वो है एमएस मीडिया और मॉरिश स्कूग मीडिया, जो प्लांट टिश्यू कल्चर में यूज़ हम करते हैं। इस कल्चर मीडिया में कुछ एंटीबायोटिक्स होती हैं, कुछ ऑर्गेनिक सप्लीमेंट भी हम मिक्स करते हैं, कुछ ग्रोथ रेगुलेटर भी यूज़ करते हैं, वाटर सॉलिडिफाइंग एजेंट और पीएच एडजस्टर भी हम यूज़ करते हैं। एंटीबायोटिक हम इसलिए डालते हैं ताकि जो हमारा कल्चर मीडिया है उसके अंदर किसी तरीके का इन्फेक्शन ना हो, किसी तरीके की बैक्टीरियल और फंगल ग्रोथ ना हो। अगर वहाँ पर किसी तरीके के इन्फेक्शियस स्पोर्स हैं तो वो हमारे जो एक्स प्लांट हम ग्रो करवाने वाले हैं, जिस प्लांट के पार्ट से हम नया प्लांट बनाने वाले हैं, उसमें वो डिजीज़ ट्रांसफ़र हो सकती है। इसलिए हम पहले से कल्चर मीडिया में ये एंटीबायोटिक्स हम डालते हैं, लाइक स्ट्रेप्टोमाइसिस, कैनामाइसिन और एक्टिवेटेड चारकोल। नेक्स्ट, एंटीबायोटिक मीडिया में होने के बावजूद भी हम उसके बाद थोड़ी सा और एसेप्टिक कंडीशन यूज़ करते हैं। नाउ अब जो हमने मीडिया प्रिपेयर किया है जिसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं और साथ ही साथ एंटीबायोटिक भी है, उसके बावजूद भी फिर भी हमें क्या करना पड़ता है, कल्चर मीडिया को फ्लास्क में या किसी पेट्री प्लेट में पॉर करने के बाद भी हमें फिर उसको दोबारा से स्टेरिलाइज़ करना पड़ता है। और कल्चर मीडिया को स्टेरिलाइज़ करने के लिए हम ऑटोक्लेव या डोमेस्टिक प्रेशर कुकर का यूज़ करते हैं, जिसका प्रेशर 121 डिग्री होता है। और ग्लासवेयर जो भी हम यूज़ करेंगे कल्चर मीडिया प्रिपरेशन के लिए या ट्रांसमिशन के लिए, टेस्ट ट्यूब या जो भी चीज़ फ्लास्क वगैरह यूज़ करेंगे उनको भी हमें स्टेरिलाइज़ करना पड़ता है। और ग्लासवेयर को स्टेरिलाइज़ करने के लिए जो इक्विपमेंट है वो है हॉट एयर ओवन। टिश्यू कल्चर में जो सबसे मेन चीज़ है वो यही है कि हम कैसे कंडीशन को और ज़्यादा सेप्टिक बनाएं और उसको जो है माइक्रो ऑर्गेनिज़म फ्री बनाएं, ताकि हमारा जो भी प्लांट है, जो भी फ्यूचर प्लांट है और जो हम ग्रो कराने जा रहे हैं वो क्या हो, हेल्दी हो। तो सबसे ध्यान रखने वाली टिश्यू कल्चर में चीज़ है कि हमारा जो लेबोरेटरी है या जो भी हम कल्चर मीडिया प्रिपरेशन का कॉर्नर है, लैमिनार है और जो भी है, हमारे पास सारी चीज़ें होनी चाहिए अवेलेबल, और उसके बाद भी हम ये प्रोसीजर
करवा पाएंगे। अदरवाइज़ होगा क्या, हमने प्लांट ग्रो कराया और ग्रो करने के बाद वो ग्रो हो रहा है और एक स्टेज पर आके उसमें किसी तरीके का फंगल इन्फेक्शन हो गया या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया और हमारा वो टिश्यू वहीं किल हो जाएंगी। सो द फर्स्ट रूल फॉर द टिश्यू कल्चरिंग टेक्निक इज़ aseptic condition. Now next slide is that what is the basic requirement for tissue culture laboratories. हमारे पास प्रॉपर इक्विपमेंट और apparatus होने चाहिए, नंबर 1. नंबर 2, वॉशिंग और स्टोरेज फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, मीडिया प्रिपरेशन रूम होना चाहिए, स्टेरिलाइजेशन रूम होना चाहिए, एसेप्टिक चैम्बर होना चाहिए फॉर कल्चरिंग, और एक कल्चर रूम होना चाहिए, और एक कहें तो इंक्यूबेटर रूम होना चाहिए, और डाटा एनालिसिस के लिए प्रॉपर कंप्यूटर लैब भी हमारे पास होनी चाहिए. ये इक्विपमेंट क्या क्या है या वेसल और ग्लासवेयर क्या क्या है. इक्विपमेंट में जैसे टेस्ट ट्यूब, फ्लास्क और प्रिपेड वगैरह हमारे पास होनी चाहिए. इक्विपमेंट में हमारे पास सीजर, फॉर्सेप होनी चाहिए, स्प्रिट बर्नर है हमारे पास, और हॉट एयर ओवन हो, एक pH मीटर हो जिससे हम क्या करें, प्रॉपर मीडिया की जो मीडिया है, कल्चर मीडिया, उसकी प्रॉपर pH को हम मेंटेन कर सकें, विच इज़ 5.5. लेमिनार एयर फ्लो ये हम तब करते हैं जब हम क्या करते हैं, अपने एक्स प्लांट को या कैलस को ट्रांसफ़र करते हैं फ्रेश मीडियम में. एक बैलेंस होना चाहिए ताकि हम चीज़ों को आसानी से वेई कर सकें और प्रॉपर तरीके से एक्सपेरिमेंट को करवा सकें, और डाटा कलेक्शन के और रीडिंग के लिए एक रूम होना चाहिए अलग से. नाउ व्हाट इज़ द बेसिक स्टेप ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर. नंबर 1, सबसे पहला जो काम करना है वो हमें क्या करना है, ग्लासवेयर को स्टेरिलाइज करना है. दूसरा काम हमें ये करना है, हमें अपना प्लांट सेलेक्ट करना है और वहाँ से एक्स प्लांट लाना है. नंबर 3, हमें इस एक्स प्लांट को भी क्या करना है, स्टेरिलाइज़ करना है, और स्टेरिलाइज़ करने के लिए हम कुछ केमिकल का यूज़ करेंगे. उसके बाद प्रोलिफरेशन होगा कल्चर का, फिर उसके बाद सब कल्चरिंग होगी कैलस की, और उसके बाद सस्पेंशन कल्चर. एक्स प्लांट, व्हाट इज़ एक्स प्लांट? एक्स प्लांट इज़ नथिंग, इट इज़ अ portion of plant body which has been taken from plant to establish a culture. Explant may be taken any part of the plant like root, stem, leaf or meristematic tissue like cambium, floral part etc. like anther, stamen etc. और जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है एक्सप्लांट सेलेक्ट करते समय, वो एक चीज़ ये कि प्लांट हेल्दी होना चाहिए, और दूसरी चीज़ ये कि वो होमोजाइगस कंडीशन में होना चाहिए. मतलब प्लांट कैसा होना चाहिए, होमोजाइगस, ताकि अगर हम कोई नई मतलब नए किस्म का प्लांट बना रहे हैं, नई स्पीशीज़ या नया जेनर कुछ डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं प्लांट्स में स्पेशली, तो वो क्या ना करे कि सेग्रीगेट ना हो कैरेक्टर, सुपीरियर कैरेक्टर हो और वो होमोजाइगस कंडीशन में हो, ताकि ये प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बनी रहे कि वो कैरेक्टर क्या है मेंटेन रखेंगे आने वाली जनरेशन के अंदर. सरफेस स्टेरिलाइजेशन ऑफ एक्सप्लांट, मैंने बताया था कि जो हमने एक्सप्लांट लिया है वो एक्सप्लांट लेने के बाद उसका स्टेरिलाइजेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम लीफ को क्या एज ए एक्सप्लांट हम ले रहे हैं तो लीफ के ऊपर भी बहुत सारे माइक्रोब्स हैं, बहुत सारे इन्फेक्शियस पार्टिकल हैं, तो उनको रिमूव करने के लिए हम सरफेस स्टेरिलाइजिंग एजेंट का यूज़ करते हैं, जैसे कि क्रोमिक एसिड, मर्क्यूरिक क्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, सोडियम हाइपोक्लोराइड, अल्कोहल, ये सब चीज़ें हम उसको डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज़ करते हैं. एक्सप्लांट को क्या करा, अब एक्सप्लांट डिसइंफेक्टेंट हो गया, अब उसके बाद हम उस एक्सप्लांट को क्या करते हैं, कल्चर मीडिया में प्लेस्ड करते हैं, और प्लेस करने के लिए क्या करते हैं, उसको BOD इंक्यूबेटर में रखते हैं. इंक्यूबेटर में रखने का ये है ताकि वो प्रॉपर उसको टेम्परेचर और लाइट मिलती रहे ताकि वो प्रॉपर ग्रोथ कर सके. और इस इंक्यूबेटर में 25 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर और उसकी ज़रूरत के हिसाब से लाइट का अरेंजमेंट होता है. जैसे ही कैलस ग्रो हो जाता है, कैलस को ग्रो होने में लगभग 15 to 30 डेज़ लगते हैं, और जैसे ही वो प्रॉपर ग्रो हो जाता है उसको स्मॉल पीसेस में कट करने के बाद उसको अलग अलग फ्रेश मीडियम में रखते हैं. सपोज़ कि हमने एक कैलस बनाया
एक एक्सप्लांट से एक कैलस का फॉर्मेशन हुआ और उस कैलस के फॉर्मेशन के बाद सपोज़ करो वो 13 डेज़ में मैच्योर हुआ और वो कैलस की फॉर्म में आया। कैलस इज़ नथिंग, इज़ अ अनडिफरेंशिएट मास ऑफ द सेल। तो इस अनडिफरेंशिएट मास ऑफ सेल को हम क्या करते हैं, चॉप करते हैं, मतलब स्मॉल स्मॉल पीसेस में काटते हैं और हर एक स्मॉल पीस को एक अलग मतलब पेट्री प्लेट में रख देते हैं। तो ये क्या मतलब इस चॉपिंग जो है हमारे पास, चॉप्ड कैलस है, इसको हम क्या करते हैं, फर्दर ट्रांसफ़र करते हैं फ्रेश मीडियम में, और वहाँ पर ये जो प्रोसेस कराती है ट्रांसफरिंग ऑफ कैलस टू फ्रेश मीडियम इज़ नोन एज प्रोलिफरेशन मीडियम। यू कैन सी कि 15 दिन बाद कैसी ग्रोथ हमें दिखाई देती है पेट्री प्लेट में। उसके बाद 30 दिन बाद वो कैलस किस तरीके से अनडिफरेंशिएटली ग्रो करता है। फिर 15 डेज़ बाद कैसे उससे शूट निकलना शुरू होते हैं, और उसके बाद 18 डेज़ बाद वो शूट रूट में डिफ्रेंशिएट होना शुरू करते हैं, मतलब बहुत सारे हमें प्लांटलेट्स अपने फ्लावर्स में दिखाई देने लगते हैं। नाउ दिस नेक्स्ट स्टेप इज सब कल्चरिंग ऑफ कैलस। अब इसके बाद क्या करते हैं कि इस कैलस को टाइम टू टाइम मीन्स 4 to 6 वीक में हमें हर बारी क्या करना पड़ता है, इस कैलस को फ्रेश मीडियम में ट्रांसफ़र करना पड़ता है फॉर प्रॉपर ग्रोथ। क्योंकि न्यूट्रिएंट मीडियम क्या है उस कल्चर मीडियम में, न्यूट्रिएंट क्या है उस कल्चर मीडियम में सफिशिएंट है जो प्लांट एब्जॉर्ब कर लेता है। तो हर बारी हमें वो न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करने के लिए प्लांट को क्या करना पड़ता है, नेक्स्ट और फ्रेश कल्चर मीडियम में ट्रांसफ़र करना पड़ता है। Now types of culturing. Now the types of culturing. There is many types of culture. अगर हम एक्सप्लांट को सॉलिड मीडियम पे ग्रो करा रहे हैं, सिंपल जैसे मैंने प्रोसेस बताया कि एमएस मीडिया हम यूज़ करते हैं, तो दैट इज़ नोन एज कैलस कल्चरिंग। अगर हम एमएस मीडिया में मीडिया को सॉलिडिफाइड ना करके उसको लिक्विड फॉर्म में रहने देते हैं, तो वो कहलाता है सस्पेंशन कल्चर। अगर हम एक्सप्लांट रूट टिप ले रहे हैं, दैट इज़ रूट टिप कल्चर। लाइकवाइज लीफ और लीफ प्राइमोडियल कल्चर, शूट टिप कल्चर, कंप्लीट फ्लावर कल्चर, एंथर एंड पॉलन कल्चर, ओव्यूल कल्चर और एम्ब्रियो कल्चर एंड प्रोटोप्लास्ट कल्चर। नाउ व्हाट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर। जैसे कि हम सब जानते हैं प्लांट टिश्यू कल्चर क्या है, बहुत एडवांस टेक्निक है जिसकी मदद से हम क्या नहीं कर सकते। कोई प्लांट हम उसकी मदद से क्या कर सकते हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट प्रोड्यूस करते हैं। सेकेंडरी मेटाबोलाइट लाइक एल्केलॉइड, सैपोनिन्स, स्टेरॉइड, एंटी ट्यूमर कंपाउंड्स, बायोपेस्टिसाइड, फूड एडिटिव्स, केमिकल, ये सारे के सारे क्या हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं। और इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट का प्रोडक्शन कर सकते हैं। दूसरा है कि हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, वायरस फ्री प्लांट का प्रोडक्शन कर सकते हैं। सपोज़ कोई प्लांट में क्या है, वायरल डिजीज़ होती है, वायरल डिजीज़ आर द मोस्ट डेंजरस डिजीज़ इन प्लांट। तो करना ये है कि जो एपिकल मेरिस्टेम है हम उसकी कल्चरिंग के थ्रू उस प्लांट से ही, डिजीज़ प्लांट से ही क्या कर सकते हैं, एक डिजीज़ फ्री प्लांट बना सकते हैं। दूसरा है हम हैप्लॉइड और होमोजाइगस लाइंस बना सकते हैं। अगर हम क्या करें, कल्चरिंग के समय एक्स प्लांट में हम एंथर लें या ओवरी लें, तो वो सारे के सारे, क्योंकि ये गेमीट का पार्ट है, वहाँ पर नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम हैप्लॉइड है, तो हमारी कल्चरिंग में जो टिश्यू कल्चर है उसमें नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम हैप्लॉइड है। तो इस तरीके से हैप्लॉइड एक लाइन बन जाती है, और इस हैप्लॉइड लाइन का यूज़ हम कहाँ पर यूज़ करते हैं, हाइब्रिड विगर या हेट्रोसिस के प्रोसेस में इसका हम यूज़ करते हैं। दूसरा क्या है कि इसमें एक टिश्यू कल्चर में एक एक टेक्निक है बहुत फेमस, दिस इज़ कॉल्ड माइक्रो प्रोपेगेशन। मतलब प्लांट का कोई भी स्मॉल सा पार्ट लेकर हम उसको प्रोपेगेट कराएं, दैट इज़ माइक्रो प्रोपेगेशन। और इस माइक्रो प्रोपेगेशन की मदद से हम फॉरेस्ट ट्री का लार्ज नंबर पे प्रोडक्शन कर सकते हैं, फ्रूट क्रॉप्स बना सकते हैं, वेजिटेटिवली प्रोपेगेटेड प्लांट्स बना सकते हैं, प्लांटेशन क्रॉप को हम क्या डेवलप कर सकते हैं, और so many things which can do with this technique. So this is all from my side. Thank you for listening.